आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है जिसे कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला को डिराइव करने से पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली लेंस क्या होता है। तो वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेंस एक डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के एक पीस को कहते हैं जो जनरली ग्लास का बना हुआ होता है। जैसे ये एक लेंस है, मैंने बनाया है, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सरफेस वन, और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सरफेस टू। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने कर्वेचर दिया हुआ है। अगर कर्वेचर इस तरह का होता है तो इसे डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगेन आपको छोटी क्लासेस से पता होगा जरूर। और अगर कर्वेचर ऐसे हो तो हम इसे डबल कनकेव लेंस कहते हैं, या कई बार सिंपल कनकेव लेंस भी बोल देते हैं। कर्वेचर ऐसे भी हो सकता है, एक सरफेस का ऐसे और दूसरी सरफेस का ऐसे, या एक सरफेस का ऐसे दूसरे का प्लेन, या एक सरफेस का ऐसे दूसरे का प्लेन। तो ये अलग अलग टाइप के लेंसेस मैंने बनाकर दिखाए हैं। तो किसी भी टाइप का कर्वेचर हो सकता है, राइट। तो इन सब को हम लेंस असेंबली बोलते हैं। और ये लेंसेज रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल को यूज करके उनके लॉ के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन करता है। तो हम लेंस मेकर्स फार्मूले में एक्चुअली में हमें 3 डायग्राम बनाने होते हैं, एक के नीचे एक। तो आप ध्यान से इन रे डायग्राम को बनाना सीखो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में रे डायग्राम को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारी वर्किंग उसी में लिख एक्सप्लेन की जाती है। तो हम यहाँ पे जो लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव करेंगे वो एक डबल कन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे। अब सबसे पहले आप एक ऐसे काफी लंबी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे कि मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ाते हुए बार बार बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने डायग्राम फ्री हैंड से ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि स्केल नहीं चल सकता यहाँ पर। लेकिन आप जब डायग्राम बनाओगे तो स्केल्स के साथ बनाना है और इनको एज्यूम करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, वे भी नहीं है। अब ये एक कन्वेक्स लेंस हम रखेंगे, डबल कन्वेक्स लेंस। लेकिन हम क्या करते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस की एक सरफेस को एक टाइम पे स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं पहली जो कर्व्ड सरफेस है वो प्रेजेंट है और दूसरी एब्सेंट है। क्योंकि दूसरी अभी हम एब्सेंट मान रहे हैं तो उसे हम ब्रेक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एज्यूमिंग दैट ओनली द फर्स्ट सरफेस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहली सरफेस ऐसे कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है, तो हम इसको बहुत थोड़ा दूर तक इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वी आर assuming that only the first refracting surface of the glass lens is present and the second refracting surface is absent। तो ये हमारा एक ग्लास की कॉन्टिन्यूस सरफेस है जिसको हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, म्यू2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इस तरफ रेयरर मीडियम है, जनरली एयर हो सकता है, जैसे लाइट रेज एयर से ग्लास आ रही हैं तो ये रेयरर है। तो सबसे पहले आपने इसकी इमेज बनाना है, तो उसके लिए आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखोगे रेयरर मीडियम में। तो ये हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखा दिया। अब इसकी इमेज बनाने के लिए आप एक रे लोगे जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पोल वाली को हिट कर रही है। अब क्योंकि वो 90 डिग्री पे हिट कर रही है, तो जो रे किसी कर्वेचर के 90 डिग्री पे हिट करती है उसमें बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं होती।
तो वो रे सीधी आएगी और सीधी ही आगे की तरफ बढ़ जाएगी डेंसर मीडियम में विदाउट एनी बेंडिंग। अब हम दूसरी रे लेते हैं, किसी भी एंगल पे आप ले लो, मान लो यहाँ पे हम 30 डिग्री एंगल पे ले लेते हैं एक रे, और तो आप स्केल की मदद से एक रे दिखाना है यहाँ पर स्ट्रेट। अब ये रे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कई बार ये हिल जाता है पेन, जिसके कारण वेवी हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट बनाने की। तो ये रे ऐसे हिट कर रही है फर्स्ट सरफेस को इस पॉइंट पर। अब पहले आपको याद रखना है जिस भी पॉइंट पर रे हिट करती है, अगर उस पॉइंट को हम उस कर्व्ड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दें एक लाइन के साथ, तो वो लाइन हमेशा नॉर्मल लाइन होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कर्वेचर पे, अगर उस पॉइंट को उस सरफेस के कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से जोड़ दें, तो वो नॉर्मल लाइन कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस सेंटर जिसका जो ये सर्कुलर एक बन रहा है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 क्या देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी रे जब रेयर से डेंसर आती है तो इट बेंड अवे टुवर्ड्स अ नॉर्मल लाइन। तो अगर ये ग्लास डेंसर मीडियम नहीं होता तो रे स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन उसमें बेंडिंग हो जाएगी, तो मैंने इसको बेंडिंग दिखाया है रे को, और वो बेंड होकर नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो जाएगी और फिर स्ट्रेट पाथ होनी शुरू हो जाएगी, जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेंड होकर ऐसे स्ट्रेट पाथ में आगे चली जाएगी। तो आप इस लाइन को ऐसे बेंड करके स्ट्रेट पाथ में आगे दिखा दो। ये रिफ्रैक्टेड रे है, जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी वहां पे इमेज मिलेगी। जनरली इस इमेज को हम फर्स्ट इमेज कहते हैं। फर्स्ट इमेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि अभी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से सेकंड इमेज भी बनेगी। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज बन गई। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को जनरली पोल से जितना दूर रखते हैं हम उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को उसका रेडियस r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 कहते हैं। और जहां पे इमेज बनती है उस डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं, उसे हम v1 कहेंगे। तो हमारा पोल से ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने u कहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v1 इमेज डिस्टेंस है पोल से i1 तक, और r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो आगे का कर्वेचर है उसका रेडियस कितना है, राइट। तो ये पहला डायग्राम है जिसमें हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं, सेकंड को एब्सेंट मान रहे हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, इसको लेटर से हम ए फिगर क्या देते हैं। अब हमने इसके नीचे एक और डायग्राम बनाना है, लगभग बिल्कुल सेम ही नीचे रख के बनाना तो बेटर, अच्छा लगता है दिखने में भी और आपको भी समझ में आता है। अब आप दोबारा से ये दिखाओगे, लेकिन अब आप सेकंड सरफेस को कॉन्टिन्यूअस दिखा दोगे, यानी कि अब सेकंड सरफेस प्रेजेंट है और लेंस की फर्स्ट सरफेस को अभी हम एब्सेंट मान रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, मैंने सेकंड सरफेस जो थी लेंस की कर्व सरफेस xp2y, उसे डार्क लाइन से दिखा दिया और xp1y को ब्रेक लाइन से दिखा दिया, ये शो करने के लिए कि अब xp2y प्रेजेंट है और xpy एब्सेंट है, क्योंकि अब इसके रिफ्रैक्शन की बारी है, राइट। अब क्या होता है, जहां पर ये फर्स्ट इमेज हमारी बन रही थी फर्स्ट सरफेस के कारण, वो एज एन ऑब्जेक्ट का काम करता है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए।
तो हम बिल्कुल उसी जगह पर इमेज वन को दिखाते हैं सेकंड फिगर में उसके नीचे, क्योंकि हमारा आई वन यहाँ बन रहा था, तो हमारा यहाँ पर आई वन बन रहा था। बिल्कुल देखिए, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे ही रख के दिखाया है, ताकि आपको पता लगे कि एक ही फिगर को हम बार बार बना रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बनी हुई, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, और वहां से जो रे ट्रेवल करके आती हैं वो अब सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हिट करती हैं। तो अगेन इमेज देख बनाने के लिए हम फिर से पहली रे लेते हैं जो बिल्कुल P2 को 90 डिग्री पे जाकर हिट कर रही थी। अब क्योंकि वो उस सरफेस के 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पे हिट कर रही थी, तो उसमें बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होगी, वो सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी। दूसरी रे हम किसी भी एंगल पे लेते हैं, मान लो हम I1 से एक रे इस कर्वेचर को हिट करते हुए दिखाते हैं, ये वाली। तो ये हमारी सेकंड रे है जो I1 से चलकर आ रही है। तो ये हमारी डेंसर मीडियम U2 है, और ये रेयर मीडियम U1 है। अब क्योंकि ये इस सरफेस को इस पॉइंट पे हिट कर रही है, अगर इस पॉइंट को मैं XP2Y का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेफ्ट साइड की तरफ, उससे जोड़ दूं, तो वो अगेन इसकी नॉर्मल लाइन बन जाएगी। तो XP2Y का जो C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो लेफ्ट साइड को मिलेगा, क्योंकि वो उसका जो कर्वेचर है, मुड़ाव है, वो उसका सेंटर लेफ्ट साइड को मिलेगा, राइट। तो ये नॉर्मल लाइन हो गई। अब अगेन अगर हम रिफ्रैक्शन के रूल लगाएं, क्योंकि अब ये रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो बाय द रिफ्रैक्शन लॉ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो हम इस रे को थोड़ा सा बेंड करके नॉर्मल लाइन से दूर दिखा देते हैं। तो ये देखो नॉर्मल लाइन से दूर चली गई बेंड होकर। अब ये दोनों रेज जो I1 से चलकर आ रही थी, एक ये वाली रे और एक ये ऊपर वाली रे, जब ये हमारी आई को मीट करेंगी, लेटर से हम यहाँ पे काफी बड़ी आई दिखा दें, तो ये यहाँ तो मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये डाइवर्जिंग रेज हैं। तो उस केस में अगर हम इस रे को पीछे प्रोड्यूस कर दें, तो हमें पता लगता है कि ये रेस यहाँ से शायद चलकर आ रही थी, हमारा ब्रेन उसको ऐसे ही लेता है, तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो P से I1 हमारा V1 बन गया, जो फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस था। अब लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम कर रहा है सेकंड सरफेस के लिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया सरफेस 2 के लिए। P से I V होता है इमेज डिस्टेंस, ये हमारी सेकंड इमेज बन रही है सेकंड सरफेस के द्वारा। और P से C2 R2 कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये हमने दो डायग्राम्स बनाए, एक के नीचे एक, ये दिखाने के लिए कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कैसे लाइट रेज बेंड होकर फर्स्ट इमेज बनाएंगी, और वो फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट का काम करके सेकंड सरफेस पे जब हिट होंगी तो वो फिर से एक इमेज बनाएंगी, वर्चुअल इमेज। अब हम क्या करेंगे, एक तीसरा डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल इसके नीचे, जिसमें हम दोनों का इफेक्ट एक साथ दिखाएंगे, क्योंकि लेंस में तो आपको पता है दोनों सरफेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो सिर्फ हमारी थिंकिंग है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि एक टाइम पर एक ही प्रेजेंट है, बट एक्चुअली तो दोनों ही प्रेजेंट होंगी। तो हम अब पूरे लेंस को कंप्लीट दिखाएंगे एज ए यूनिट। तो ये हमने फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखाई XP1Y, और ये हमने सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखाई XP2Y, और ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जिसे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कहते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। जनरली ऑब्जेक्ट को वहीं पे दिखाओ जहां पर आपने फर्स्ट फिगर में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ से O से बिल्कुल यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाऊं, तो ये O था। अब एक रे ऐसे आ रही थी जो सीधी जा रही थी, ये पहले मान लो 30 डिग्री एंगल पे फर्स्ट सरफेस पे हिट कर रही थी,
उसके बाद अगर फर्स्ट सरफेस प्रेजेंट होती तो हमारी इमेज I1 इधर मिलती, बिल्कुल इसके नीचे रख के दिखा दो आप। तो आपने इस पॉइंट को इस I1 से जोड़ देना है स्केल की मदद से, लेकिन जब जोड़ोगे तो यहां तक थिक दिखाना, उसके बाद ब्रेक लाइन से दिखाना, शोइंग कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो इस रे को इस पाथ के अलोंग जाना होता, लेकिन वो सिर्फ यहां तक ही जा पाएगी, क्योंकि जैसे वो यहां पर हिट करेगी उसको सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाएगी, वो इस रे को फर्दर बेंड कर देगी और अल्टीमेटली ये रे वहां पे पहुंच जाएगी जहां पे हमारा आई बन रहा है, यानी कि यहां पर। तो हमने तीन फिगर दिखाई, फिगर ए बी सी। फिगर ए में हमने लेंस की फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को सिर्फ देखा और उसकी इमेज बनाया, उसके कारण इमेज बनाई। फिगर बी में हमने सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस को देखा और उसके कारण जो इमेज बन रही है वो देखी। और फिगर सी में हमने दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाया, राइट। तो हमें इन तीनों डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव करने के लिए। तो मेक श्योर जब अगर लेंस मेकर्स फार्मूला आता है एग्जाम में तो आप ऐसे पहले तीन डायग्राम्स बनाएंगे। तो अब आप इसका थोड़ा सा थ्योरी और मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। एज्यूमिंग ओनली द front refracting surface xp1y is present and the second refracting surface xp2y is absent of the डबल कन्वेक्शंस। तो वो इसका थोड़ा सा थ्योरी लिख रहा है कि हम मान लेते हैं कि सिर्फ पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रेजेंट है, शोन इन फिगर ए। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि ये फिगर ए में नजर आ रहा है। फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट placed in front of xp1y in rarer medium, the first image will be formed at I1 by the laws of refraction, right? Now refraction through a single curved surface। अब इससे पहले हमने एक सिंगल कर्व्ड सरफेस की डेरिवेशन की थी कि जब भी किसी सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये मैंने डिराइव किया था लास्ट क्लास में, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी। वी यहाँ पर V1 को बोल रहे हैं हम, इज इक्वल टू प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे R1 होगा क्योंकि फर्स्ट सरफेस पे इमेज डिस्टेंस को V1 कह रहे हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 कह रहे हैं, राइट। तो इसे अभी मैंने इक्वेशन 1 कह के रख दिया, यहां तक आप समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द फर्स्ट इमेज will act as an object for the second refracting surface
x p2y, assuming that x p2y is present and x p1y is now absent. तो अब हम ये मान लेते हैं कि x p1y अब एब्सेंट है और x p2y अब प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो फर्स्ट इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। अगेन अब हम फिर से सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फार्मूला यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि v1 ऑब्जेक्ट की तरह है तो और ऑब्जेक्ट μ2 में रखा है तो μ2 बाय v1 माइनस साइन के साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा उस मीडियम के नीचे रखा जाता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है विद नेगेटिव साइन। तो हमारा ऑब्जेक्ट v1 μ2 मीडियम में है और उसकी रेज μ1 की तरफ जा रही है, तो μ1 बाय v इज इक्वल टू प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r2। तो इस तरह से मैंने सिंगल कर्व्ड सरफेस के रिफ्रैक्शन का फार्मूला दोनों सरफेस के लिए अलग अलग अप्लाई कर दिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ से हम मैथ्स के थ्रू अपने यहाँ रिजल्ट पे आ जाएंगे मैथ्स अप्लाई करके। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अब जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या ऐड होगा, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई v1 माइनस μ2 बाई v1 प्लस μ1 बाई v, और राइट साइड में ऐड होगा μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। अब ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है कैंसल आउट हो रहा है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और μ1 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा प्लस 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। राइट साइड में कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं सेकंड ब्रैकेट में से तो वो μ2 माइनस μ1 लिखा जाएगा, और जो माइनस साइन कॉमन लेंगे वो बीच वाले साइन को माइनस बना देगा, राइट। तो ये बेसिक मैथ्स है। नेक्स्ट स्टेप में हम μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में से, तो अंदर बचेगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब हम इस μ1 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सॉरी राइट साइड। तो μ1 जब राइट साइड जाएगा और उसी स्टेप में हम μ1 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे पहली ब्रैकेट की टर्म से। तो μ1 राइट साइड जाकर ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1। μ1 राइट साइड चला गया। अब एक लेंस फार्मूला होता है जो कहता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज 1 बाई एफ। तो हम 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को 1 बाई एफ लिख सकते हैं। इसे लेंस फार्मूला कहते हैं। मेक श्योर आपको पता हो कि लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला दो डिफरेंट चीजें हैं। लेंस फार्मूला जनरली एक लेंस की इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, वो उसके निकालने के लिए फार्मूला है, जबकि लेंस मेकर्स फार्मूला लेंस बनाने का फार्मूला है कि लेंस बनता कैसे, उसे कितना कर्वेचर देना है तो वो कितने पावर का लेंस बने। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो लेंस फार्मूला से 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू 1 बाय एफ होता है, आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा ये। और स्नेल्स लॉ से μ2 बाय μ1 को 1 μ2 कहते हैं और μ1 बाय v1 कटकर 1 रह जाएगा। तो बस हम काफी क्लोज हैं आंसर के। तो ये एक फार्मूला बन गया कि 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 μ2 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2।
तो ये जो हमारा रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को क्या कहते हैं? लेंस मेकर्स फार्मूला। तो ये आपको डिराइव करना आना चाहिए। एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, बट अब किसी भी लेंस की एक पावर भी होती है, द बेंडिंग एबिलिटी, कि वो रे को कितने एंगल से बेंड कर सकता है। तो किसी भी लेंस की पावर जो है वो 1/f होती है। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर मैं 1/f को p से रिप्लेस कर दूं तो हम लेंस मेकर्स फार्मूला को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये मैंने लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव कर दिया पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम व्यू से, और डिक्स में लेंस मेकर्स फार्मूला जनरली डिराइव करना आ जाता है। तो प्लीज मेक श्योर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं आज की क्लास में, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा लेंसेज ऐसे जोड़कर रख दिए जाते हैं, तो उस केस में हमें उनकी टोटल पावर निकालनी होती है। जैसे मान लो ये एक लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस, और उसके बिल्कुल साथ जोड़कर ये हमने दूसरा लेंस रखा हुआ है, कनकेव लेंस, और फिर पीछे एक और लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस। तो आइडियली हमारे इस फिगर में 3 लेंस हैं, L1, L2 और L3। ठीक है, तो अगर ऐसे कितने भी लेंस, चाहे 3 चाहे 4, अगर जोड़ के रख दें और हमें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर निकालना होता है, तो वो सिंपल अलजेब्रिक सम होता है द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज, यानी कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट। तो इस पे जनरली न्यूमेरिकल आ जाता है। कैसे आता है वो, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एग्जामिनर हमें कह देता है कि हमारे पास 3 लेंस हैं जिनकी अलग अलग फोकल लेंथ दी हुई है। लेट अस से f1 is 25 centimeter, f2 is 30 centimeter and f3 is 20 centimeter। कुछ भी वैल्यू दे देगा और हमें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है। अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल पावर निकालेंगे P1। अब यहां ध्यान रखना है कि जब भी फोकल लेंथ देगा तो आपने इन फोकल लेंथ को प्लस या माइनस लेना है। कैसे? जैसे पहली जो फोकल लेंथ है वो पहले तो उसके मीटर बनाने हैं, 25/100 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। पहली फोकल लेंथ को हम प्लस में लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है। अगर आप साइन नहीं लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको साइन को अच्छे से समझें। और ये भी याद रखना, पावर का यूनिट डायोप्टर होता है, तो इसका मतलब P1 प्लस 4 डायोप्टर आ गई। ऐसे ही हम P2 निकालेंगे 1/। अब बीच वाला जो लेंस है वो कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। वैसे तो 10th में बताया जाता है कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है और कनकेव लेंस की नेगेटिव, लेकिन अगर भूल गए हो तो फिर से याद रख लेना। तो इसको सॉल्व करके मैं P2 भी निकाल लूंगा, और ऐसे ही हम P3 निकाल लेते हैं। 1/, पीछे वाला लेंस फिर से पॉजिटिव होगा क्योंकि वो भी कन्वेक्स लेंस है, उसके भी मैंने मीटर बना लिए। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखना चाहिए था। और फिर इसको भी P3 के लिए सॉल्व कर लिया, +5 डायोप्टर। अब तीनों की इंडिविजुअल पावर आ गई। अब मान लो हमें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। अब क्योंकि अभी पढ़ा है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाता है, तो बस सिंपल जोड़ देना है, +4 -10/3 +5।
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 + 5 9 - 10/3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 17/3 डायोप्टर प्लस 17/3, यानी कि प्लस 3 5 सा 15, 3 6 सा 18। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारी आ गई 5.66 डायोप्टर। तो लेटर से अगर ये न्यूमेरिकल है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कई बार फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन भी पूछ लेता है, तो हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को 1 / फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो बराबर हो जाएगी 17/3 डायोप्टर। तो अगर हमें फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है तो वो 3/17 मीटर हो जाएगा। आंसर छोटा हो गया तो हम इसके सेंटीमीटर बना लेते हैं, 1300/17 सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1300 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 1 = 17, 13 बचेगा 0, 17 कितने पे जाएगा, 17 7 = 119, 17 8 = 126, 136 है प्लस नहीं 17, हाँ 136 हो जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 17 7 = 119। तो जैसे डिवाइड करते हैं वैसे मैंने डिवाइड कर लिया तो सिंपल 17 6 = 102। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर फोकल लेंथ पूछेगा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी होगी, 17.6 सेंटीमीटर। आई होप आपको आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट लेंस मेकर्स फार्मूला क्लियर हो गया। प्लीज इसको अच्छे से देख लेना कैसे डिराइव किया है। So that's it for today's class. We will meet in the next class.